morning, good morning. We will wait for 2-3 minutes more. Let the other people join, then we will start the class. Okay? Okay, ma'am. हमने बात की कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, प्रोसीजर ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए हमने बात की थी। अब कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे हम, टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हमारा बिहेवियर जो इरेशनल थॉट्स थे, हमारा बिहेवियर जो फॉल्टी बिहेवियर आता है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर आता है, इस बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इस बिहेवियर को सीधा थेरेपीज के थ्रू हम कुछ टेक्निक्स की पहले बात कर लेते हैं, जिस टेक्निक्स के थ्रू हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टेक्निक बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। बेसिकली हम बात करते हैं तो फोबिया की बात करते हैं। इसमें वुल्फ ने ये टेक्निक हमें दी है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वुल्फ ने दी और हमें बताया कि इससे हम मोस्टली जिन लोगों को फोबिया होता है, ठीक है, ये कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड होती है। फोबियाज हम इस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू किसी भी चीज से डर लगता है और एक फियर है हमारे मन में, एंजाइटी है किसी भी चीज को लेकर, उसको हम कंडीशनिंग थ्योरी के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। अब देखो, मुझे डर लगता है बहुत हाइट से, मुझे डर लगता है, स्टेज फोबिया है मुझे, तो स्टेज फोबिया के लिए डायरेक्ट स्टेज पर नहीं लेके जाना है उसको। पहले क्लास में हम सिंपल या डॉक्टर भी सजेस्ट कर सकती है, थेरेपिस्ट भी आपको पहले सिंपल गैदरिंग में बात करनी शुरू करेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और स्टेज पर आएगा। ऐसे ही हाइट से मुझे फोबिया है तो पहले मैं थोड़ी सी हाइट की बात करती हूँ, फिर और ये हायरार्की और ऑर्डर जो है, इसके थ्रू हम बॉडी को कंडीशनड करते चले जाते हैं और सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज कर देते हैं वो जिससे उसको फियर है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हाँ जी मैम, एक बार एंजाइटी हायरार्की दोबारा से बताएंगे? अभी इसमें आगे एक एक्चुअली पूरा है एंजाइटी हायरार्की पर टॉपिक, फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे एग्जांपल आपकी बुक में है पब्लिक स्पीकिंग का, उसको डर है बच्चे को, तो मैं उसको लार्ज ग्रुप गैदरिंग में पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले मैंने हम 2-3 लोग बैठे हैं उनके सामने बोलने के लिए कहा, हायरार्की मैं फॉलो करती जा रही हूँ। फिर ग्रुप को थोड़ा और बड़ा करा, फिर उसको और बड़ा किया और साथ साथ उसको कंडीशनिंग थ्योरी के थ्रू उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते चले गए कि अरे आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आप तो इतना अच्छा करते हो। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमें, ठीक है। सिस्टमैटिक डिजाइन एक स्टेप, दूसरा स्टेप, वो स्टेप फॉरवर्ड करता चला जाएगा और उसका धीरे धीरे जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, फोबिया है, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें देखो स्टेप 1 में ही कंस्ट्रक्टिंग एन एंजाइटी हायरार्की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायरार्की। हम स्टेज फोबिया को भी ऐसे ही दूर करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग को भी, और उसके बाद जो हाइट से फोबिया है किसी भी चीज से, पहले उसको सिंपल स्टेप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे और एक स्टेप को, फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया उसको कम से कम 2 वीक्स मैं रिपीट करती चली जाऊंगी। फिर डिस्कस करेंगे उसके साथ, उससे और लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये देखो कितना अच्छे से कर रहा है। रीइंफोर्समेंट भी देंगे, एप्रिसिएशन भी देंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑफिस में काम करने वाले, एक राहुल का एग्जाम्पल आपकी बुक में है, उसको एंजाइटी होती है। ठीक है, उसकी एंजाइटी को मैनेजर कैसे रिमूव करेगा, उसके लिए भी यही स्टेप बताया हुआ है आपको। देखो, आप ये नहीं सोच सकते कि आप हायरार्की, ये अगर एंजाइटी हायरार्की उसका स्टार्ट कर रहे हो, उसका रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप 2 दिन में हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ, एक के बाद एक स्टेप जब आप करते जाते हो फॉरवर्ड, तो चेंज आना शुरू हो जाता है हायरार्की के साथ। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ट्रेनिंग रिलैक्सेशन, देखो ये रिलैक्सेशन मेथड में हम उनको प्राणायाम, मेडिटेशन, शवासन, जब
एंजाइटी हो रही हो, जब हमें कभी प्रॉब्लम हो रही हो, परेशानी है, किसी भी चीज से डर लग रहा है, रिलैक्सेशन के लिए हम उनको ट्रेन कर सकते हैं कि आप जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है आप रेस्ट करो, मेडिटेशन करो, ओम चैंटिंग ऑफ ओम करो, रिलैक्सेशन बेसिक पर्पस है। और आप देखोगे मेडिटेशन से जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होने लगता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, तो हमारा माइंड एक्टिवली काम करता है, हम टेंशन को रिलीज करते चले जाते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। हमें बीइंग अ काउंसलर भी हम लोग, जरूरी नहीं है कि ये थेरेपिस्ट ही प्रोवाइड करेंगे, बीइंग अ काउंसलर भी आप अपने स्टूडेंट्स को, आपके पास और जो लोग आते हैं आप उनको बोल सकते हो कि जब भी एंजाइटी फील होती है तो आप रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बोलते हैं एंजाइटी प्रोवोकिंग आइटम्स को रिलैक्सेशन स्टेट पर लेकर आना है। यहाँ पर हम 1 मिनट बेटा एडमिट कीजिए, क्यों नहीं हो रहा, हैंग हो गया, बच्चे एडमिट ही नहीं हो गया। अच्छा, हायरार्की जो एंजाइटी की बात कर रहे थे, इस एंजाइटी में हम स्मॉल स्टेप से बिग स्टेप की तरफ जाते हैं। ऐसे ही एवर्सिव कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। जब हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, हम करते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग के थ्रू। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी एक व्हाट्सएप पर बहुत सारा वायरल हुआ था एक वीडियो, अरे बाबा छोटा सा आता था, बच्चे को मारते थे। वैसे तो हम सोशल लर्निंग से रिलेट करते हैं उसको कंडीशनिंग में कि सोशल लर्निंग है, जैसा देखा वैसा कंडीशन करते चले जा रहे हैं बॉडी को। लेकिन मम्मी डॉल को मारती थी तो बच्ची रोटी खा लेती थी, याद है किसी के पास आया था ऐसा वायरल होता हुआ? मम्मी खाना खिला रही है बच्ची को, खाना खिलाते समय मम्मी बच्ची नहीं खा रही तो मम्मी डॉल की पिटाई कर देती है, डॉल की पिटाई के डर से बच्ची खा रही है। हम आए थे ऐसे, आया सब कुछ वायरल हुआ था, मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है, हो सकता है मैं कहीं ब्रेक कर रही हूँ। लेकिन ये एवर्सिव कंडीशनिंग है, जैसे जो जितने लोग सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर पर्पस क्या होता है एवर्सिव कंडीशनिंग का, यहाँ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं हम एक स्टिमुलाई में और उसकी हैबिट में, दोनों चीजों में हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। जैसे ही वो खाना उसके सामने आ रहा है और वो देख रही है कि वो मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, मेरी भी पिटाई हो सकती है, तो वो डर से खा लेती है। ऐसे ही जो सब्सटेंस अब्यूज लोग हैं, इनको जब थेरेपी देते हैं तो इन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, चाहे होता वो बहुत फ्यू सेकेंड्स का ही है, सेकेंड्स का 1 और 2 सेकेंड का ही इलेक्ट्रिक शॉक होता है, लेकिन बहुत पेनफुल होता है। तो वो जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, वो एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है बिटवीन द स्मेल ऑफ अल्कोहल और इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे ही वो दोबारा से अल्कोहल को उठाता है, उसको वो स्मेल करता है, स्मेल से उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक याद आ जाता है, तो दोनों में एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है और वो डरने लगता है, वो फिर नहीं पीता। तो ये एवर्सिव कंडीशनिंग है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, क्लास में अगर टीचर ने कभी कोई बच्चे ने कोई गलती की और टीचर ने उसको डांटा, बहुत मारा भी, ऐसे तो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स अलाउड नहीं है, फिर भी आपने कैसे भी, तो बहुत सारे बच्चे मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए उस एवर्सिव कंडीशनिंग को याद करके कि टीचर ने इस टाइम पर मुझे डांटा था, स्कूल किया था, तो वो काम नहीं करते, एवर्सिव कंडीशनिंग। वैसे मोस्टली बुक्स में वो अल्कोहल का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये जनरली उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। एवर्सिव कंडीशनिंग, बॉडी को कंडीशन कर देना, ये एवर्जन है जो हेल्प करती है बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए। इसमें एसोसिएट करते हैं हम स्टिमुलाई और अनडिजायर्ड हैबिट्स को। बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, बच्चे और भी बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे को अनडिजायर्ड बिहेवियर है, उसको रिमूव करने के लिए हम ये एवर्सिव कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्निक में आती है टोकन इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्टली हम लोग बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं, और टोकन इकोनॉमी जो है वो सिस्टमेटिक
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ही एक पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, टोकन बच्चे को देते हैं और बच्चा टोकन कलेक्ट करता चला जाता है, कलेक्ट करता है, और जब उसको जरूरत होती है वो टोकन को एक्सचेंज कर लेता है किसी भी चीज के साथ। जैसे मैंने काम किया, रिवॉर्ड में मुझे टोकन मिला, अब टोकन को मुझे बाहर खेलने जाना है तो मैं मम्मी को कहूंगा देखो मैंने काम अच्छा किया था, अब मैं 1 पॉइंट मुझे मिला हुआ है, उस पॉइंट के बदले मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। तो हाँ, वो टोकन एक्सचेंज का है। ठीक है, अच्छा अब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। एक्सटिंक्शन में क्या होता है, एक्सटिंक्शन में भी हमें अनडिजायर्ड बिहेवियर को इरेडिकेट करना है। नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम इरेडिकेट कर रहे होते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट। ये ट्रीटमेंट मेथड की तरह यूज करते हैं। जैसे एक बच्चा जो जिसे हैबिट है किसी भी चीज की, कोई भी गलत चीज बोल रहा है तो हम उसको इग्नोर करने लगते हैं। मान लो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है तो हम जब वो बोलता है हम ध्यान ही नहीं देते, धीरे 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 जब हम ध्यान ही नहीं देंगे तो वो बच्चा भूल जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लास हो घर हो, बच्चा कुछ भी बोलता है हम उसको रिपीट कराते चले जाते हैं बार बार। अच्छा आज आपने गाली नहीं देनी, आज आपने अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी, आज आपने स्पिट नहीं करना, आज आपने, हम बार बार उसको रिमाइंडर देते हैं तो उसके माइंड में वो सेंसरी माइंड से आगे उसका प्रोसेस चलता रहता है। अगर हम इग्नोर करते जाएंगे तो बच्चा ऐसी भी सिचुएशन होती है कि उन चीजों को भूल जाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्सटेंशन का भी हम एक वर्कशॉप में गए थे, वहां डिस्कस हो रहा था। बच्चा थंब सकिंग करता है तो हम उसके हाथ पे या तो कपड़ा बांध देते हैं, कोई भी बैंडेज लगा दिया, या आपने उसको मिर्ची पाउडर लगा दिया या कोई भी ऑइंटमेंट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब देखो जिसके थंब पर वो सब लगा हुआ है उसका तो ध्यान बार बार वहीं जाएगा, और हम कहते हैं एक्सटिंक्शन के थ्रू हम रिमूव इरेडिकेट करेंगे उसके बिहेवियर को। तो कैसे इरेडिकेट होगा, ये तो मेरे लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है, तो मैं तो भूल ही नहीं सकती, और मेरा ध्यान तो बार बार उधर जा रहा है और मैं लगाना चाह रहा हूँ कि मुंह में चला जाए। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। जिस चीज को हम कई बार नहीं, डेलिबरेटली हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। ये ट्रीटमेंट मेथड है, बहुत बार यूज करते हैं। ये तो मोस्टली क्लासेस में यूज होता है, इरेडिकेशन करना है बिहेवियर का। तो अच्छा, बायोफीडबैक नेक्स्ट टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये भी सीबीटी की तरह ही है। बायोफीडबैक में हम उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, किसको, पर्सन को, इंडिविजुअल को, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के। कंट्रोल करना क्या मतलब है मेरा, उसकी इमोशनल प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सके। कैसे, जैसे एक बच्चा बहुत सारी टॉफीज खाता है, क्लेयर्स खा रहा है, टॉफीज खा रहा है, उसके दांत खराब हो जाएंगे, ब्रश नहीं कर रहा प्रॉपर, तो मैं उसको उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उस कॉन्सिक्वेंस से अवेयर करा देती हूँ। कॉन्सिक्वेंस से अवेयर होने पर वो बच्चा एक इमोशनली बहुत डर जाता है और अपने इस बिहेवियर को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस से फीडबैक हम पहले ही उसे अवेयर करा देते हैं, और अवेयर होने के साथ साथ वो बच्चा अपने कंट्रोल करने लगता है। अभी एक बताती हूँ, एक लेडी जो बाहर किसी कंट्री से बिलोंग करती थी, उसको ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी शेमिंग की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर, उसने बुलिमिया नर्वोस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, ये सारे अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये ईटिंग डिसऑर्डर होने की वजह से उसने खाना बंद कर दिया, वो सिर्फ लिक्विड लेती थी। लिक्विड में भी क्या लेती थी, वो मीठा ड्रिंक लेती थी कोई। जब उसको भूख लगती वो ड्रिंक पानी में डालती और पी लेती। धीरे धीरे पीने से
काफी समय, उसने कितने साल ऐसे निकाल दिए, तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना के आई हुई थी यूट्यूब पर, और काफी समय उसने ऐसे ही निकाल दिया, और जब बहुत समय के बाद जब चेक किया उसकी बॉडी में, उसकी इम्यूनिटी वीक थी, उसका कैल्शियम वीक था, उसका सब कुछ वीक था, तो देखा, जब टेस्ट किया तो देखा उसकी तो हीमोग्लोबिन भी कम है, उसकी बॉडी में सारे जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो सब कम है। फिर उसको बायो फीडबैक देकर कि अब आप ये देखो कैसे आप क्या खा रहे हो। जब हम बायो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये मैकेनिकल डिवाइस पर होता है स्पेसिफिकली, पर्पस क्या होता है, उसके जो वो फॉलो कर रहा है सिस्टम, उसको चेंज कराना होता है। और जब उसने सुना, उसको पता चला, तो धीरे 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 उसको नॉर्मल डाइट पर लेकर आए। नहीं तो किसके लिए प्रॉब्लम होनी थी, उसी के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये जो बायो फीडबैक है मैम, ये एबीसी मॉडल पर बेस्ड है? हाँ, एबीसी अभी कॉग्निटिव, ये है एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस, एक मिनट, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये बिहेवियर नहीं है, ये है बिलीफ। बिहेवियर नहीं है, बिलीफ है। एंटीसीडेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें एंटीसीडेंट रीजन क्या था, कॉज क्या था, फिर मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, और बिलीफ सिस्टम के बाद ये मेरे कॉन्सिक्वेंसेस कैसे। ओके मैम। ऐसे ही आरईटी पढ़ेंगे अभी, रैशनल इमोटिव थेरेपी, उसमें भी है। बट ये कॉग्निटिव बिहेवियर मैंने देखा है स्कूल लेवल पर भी, अगर हम बच्चों को भी पहले से कॉन्सिक्वेंसेस बता देते हैं, कई बार क्या होता है एंटीसीडेंट ही कॉन्सिक्वेंसेस के साथ काम करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमारा बिलीफ सिस्टम तो बना ही नहीं अभी। कई बार बिलीफ सिस्टम जो ए बी सी कह रहे हो, ए और सी काम करते हैं, बी आता ही नहीं। एंटीसीडेंट जो मेरे स्टिमुलस था, जिसने इस काम को करने की कोशिश की, जिसका जो कॉज था, वो कॉज ही कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट कर देता। ठीक है, ओके मैम। डिटेल में और आएगा आपके पास। अब कॉग्निटिव थेरेपी की जब हम बात करते हैं, तो हम इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ टॉक, लर्निंग न्यू स्किल्स। देखो पढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा। सेल्फ टॉक क्या है, जब तक बात नहीं होगी उसके साथ जिसको हमने थेरेपी देनी है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, तो ये स्टेटमेंट हमें नेगेटिव या सेल्फ स्टेटमेंट जो हमारी है, एंजाइटी और पैनिक सिम्टम्स को जो कंट्रीब्यूट करती है, हमें उससे अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ टॉक, इनसाइट डेवलप करना पड़ेगा। किसमें करोगे, क्लाइंट में। आपको लगता है आई कांट, तो आई कांट क्यों, यू कैन डू इट वेरी वेल। ये विलिंगनेस उसमें डेवलप करनी पड़ेगी, और उसे नई स्किल्स भी बतानी पड़ेंगी, जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस को चेंज कर कर प्लीजिंग सिचुएशंस में कन्वर्ट कर सकेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं। वो टेक्निक्स हमारी हैं, फर्स्ट टेक्निक की बात करें, ऑल और नन थिंकिंग। या तो सारा या बिल्कुल नहीं, कई बार बीच का भी तो हो जाता है। बहुत बिगर प्रॉब्लम है या बिल्कुल भी नहीं है, कई बार हम एक मिडवे भी तो काउंट करते हैं। चीजों को ओवर जनरलाइज कर लेना एक नेक्स्ट टेक्निक है हमारी, जिसमें हम चीजों को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, बहुत सारे फोकस होते हैं और किसी चीज पर बिलीव करने लगते हैं, वो भी हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देता है। तो हम क्यों करें ओवर जनरलाइजेशन, है ना। और हम चीजों को अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। कॉग्निटिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, मेंटल फिल्टरिंग का काम करते हैं। जो चीज की जरूरत है उतना मेरे काम का है, मैंने उतना लिया, बाकी को छोड़ दिया।
जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस टेक्निक की जरूरत है मैंने उसे लिया, बाकी को छोड़ दिया। फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं हमारे, मेंटल फिल्टरिंग। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के साथ चीजों को करने के लिए फोर्स करती। डायरेक्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं, स्टेप्स को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन्स पर आ जाते हैं। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं नए स्कूल में गया हूँ, वहां पर तो मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता, मेरे को कोई कुछ कहता है, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, कोई मुझ पर बिलीव ही नहीं करता। जंपिंग इनटू कंक्लूजन, क्यों हुआ, क्या रीजन था, कुछ नहीं, सीधा कंक्लूजन पर। कई बार पता चलता है ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और नेक्स्ट टेक्निक, मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। चीजों को कितनी बड़ी करके देखना है, कितना छोटे से देखना है, ये सारा पॉजिटिविटी के साथ होता है, पॉजिटिव इंटरैक्शन। विक्टिम ऑफ मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, कितनी किसी भी प्रॉब्लम को कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है, ये हमारे हाथ में। नेक्स्ट टेक्निक, शुड और मस्ट स्टेटमेंट। ये हमेशा रहता है कॉग्निटिव वालों में, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे सबको प्यार करना चाहिए था, मुझे तो ऐसा देना चाहिए था, मुझे तो क्लास में ऐसा पूछना चाहिए। अरे भाई क्यों, ये सब ओवर जनरलाइजेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स, ये जितने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, शुड मस्ट, इनको हमें चेंज करने की जरूरत है। सेल्फ इम्पोज्ड एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है। मिसलेबलिंग, बहुत बार ये तो स्कूल में इतनी प्रॉब्लम आती है, आप किसी बच्चे को अगर लेबल कर देते हो ही और शी इज लेजी, ही और शी इज सिंसियर, बस वो वैसा ही बन जाता है। इसके लिए हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अगर आपको पौधे को, अपने घर में आपने प्लांटर लगाया, एक प्लांट को नर्चर करना है तो उसे पानी दोगे, और जिस प्लांट को आप नर्चर नहीं करना चाहते उसे छोड़ दोगे, अपने आप सूखकर खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जिस बिहेवियर को मैं चाहती हूँ हाईलाइट हो, उसमें उस ट्रेट को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके बार बार उसके सामने बताती हूँ, उसका सेल्फ कंसेप्ट बना देती हूँ कि यू आर अ गुड बॉय। एक दिन अपने बच्चे को ये एग्जाम्पल दे दो कि ये तो बहुत अच्छा है, सबके सामने बोल दो ये तो बहुत अच्छा है, तो काम टाइम से कर लेता है, ये तो ऐसे करता है, पंक्चुअल है, स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट, सारी इसकी अच्छी बात जब किसी के सामने बताओगे ना, उसको लगेगा अच्छा सब लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और जहां उसके नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करने लगते हैं तो वो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है डाउन आ जाती है, और वो उसी के रिवॉल्व सारा दिन काम करता रहता है। लेबलिंग और मिस लेबलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। अब टेक्निक्स यूज्ड बाय सीबीटी स्पेशलिस्ट, ये तो हम जनरल टेक्निक्स की बात कर रहे थे। जो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, जो वो यूज करते हैं वो रियलिटी टेस्टिंग। सबसे पहले क्लाइंट को रियल सिचुएशंस में जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो उसके साथ हैपनिंग्स हुई, अपने बिलीफ सिस्टम को, जहां वैलिडिटी टेस्टिंग आती है, उसको, अपनी assumptions को, इनवैलिडिटीज को, फेलियर्स को एक्सपोज करना होता है, उसको ऑब्जेक्टिव्स, अपने एविडेंस, सपोर्ट, सारी चीजें जो जो उसके साथ, उसके बिलीफ सिस्टम्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लें, उसके लिए उसको एक्सपोज करके बताना होगा, अपनी फॉल्टी नेचर को एक्सपोज करना होगा। अब गाइडेड डिस्कवरी,
उसके साथ कुछ ऐसे जर्नल, राइटिंग अ जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग अ जर्नल। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे डायरेक्टिव टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें हम उससे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और वो आंसर करता चला जाता है। तो क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू हम उसके मैल एडेप्टिव जो थॉट पैटर्न है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये गाइडेड डिस्कवरी होती है। राइटिंग अ जर्नल, मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, और या पेशेंट को बोलते हैं हम एक डिटेल्ड अपनी डायरी लिखते चले जाइए जिसमें एवरीडे लाइफ के जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं या आपका बिहेवियर है उसके बारे में आप लिखते चले जाओगे, और उस डायरी एंट्री के थ्रू हम उसके मैल एडेप्टिव बिहेवियर को समझ लेते हैं। और यहाँ पर बहुत जरूरी होता है जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट को इनसाइट डेवलप करके दें, उसको इनसाइट समझ बना दें कि हमें, मेरे को प्रॉब्लम क्या है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे साथ क्यों होती है। जब इनसाइट डेवलप हो जाती है उसको, उसके बिहेवियर को इरेडिकेट, मैलएडेप्टिव बिहेवियर को इरेडिकेट करने में बहुत इजी हो जाता है, रादर देन कि वो जिसको इंसाइट नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो टाइम ज्यादा लेता है, और जिसके पास इंसाइट होता है कि ये भी प्रॉब्लम है वो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RET, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। RET कहते हैं, RET रैशनल इमोटिव थेरेपी, जो बिहेवियरल थेरेपी है ये बिहेवियरल ही है। कुछ कहना चाह रहे हो? RET थेरेपी एल्बर्ट इलिस ने हमें प्रोवाइड की थी ये थेरेपी, और उन्होंने इरेशनल बिलीफ्स की बात की। जो भी मेरे इरेशनल बिलीफ्स बन जाते हैं वो मेरे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। अब इरेशनल बिहेवियर क्या हुआ? कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे को अपना नहीं समझता, ऐसे अननेसेसरली बिलीव्स बहुत सारे बना लेते हैं। मैं जब क्लास में जाती हूँ तो सारे चुप हो जाते हैं मेरे को देख के, मुझे देखकर कोई बात नहीं कर रहा। ये इरेशनल बिलीव्स हमने बना लिए। बहुत सारे इरेशनल बिलीव्स हैं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं कि मेरे पास तो एडिक्वेट रिसोर्सेज ही नहीं है, सब लोग मुझे ही ब्लेम करते हैं, मुझे ही पनिश करते हैं। ये इरेशनल बिलीव्स हैं। अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। पोटेंशियलिटी डेंजरस, हार्मफुल, ये सारी ऐसी चीजें जो हम दिमाग में बना लेते हैं अपनी। रनिंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इजियर देन फेसिंग देम। ये सोचा हुआ है लोगों ने, कौन काम करे, साइड हो जाओ और ये कह दो कि नहीं करना। रनिंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे काम नहीं करते, स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे और उसके बाद कह देंगे जी हमने तो किया ही नहीं, हमें आता ही नहीं था। वो ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों के लिए कहना कि हमें आता नहीं था। ठीक है, बहुत सारे हमारे इरेशनल बिलीव्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि हम उन डिफिकल्टीज और इरेशनल बिहेवियर के थ्रू अपने को एस्केप करते चले जाते हैं। आंसर हमें मिलना है, हमने सिर्फ देखा मुझे तो आता नहीं था, मेरे को तो करने नहीं दिया मैम ने, मुझे तो पता नहीं चला, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, मुझसे पूछा ही नहीं मैम ने,
क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता था। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस के साथ ABCD अप्रोच, ABCD अप्रोच की बात करते हैं। इसमें A रेफर्स टू एक्टिवेटिंग इवेंट्स, सिचुएशन जो कॉज के लिए, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। A refers to activating events. ABCD मॉडल जो इसने किसने दिया? एल्बर्ट इलिस ने। लिख लीजिए ABCD मॉडल। A refers to activating events. Events or situations that causing the distorted thinking. B refers to belief. This is called evaluative belief. Rational belief चाहे वो rational हो चाहे irrational, it depends on irrational belief, rational or irrational belief जो एक्टिवेट करता है events. और C refers to consequences, the emotional, behavioral and cognitive consequences of the belief. D refers to disputing the belief on which our irrational thoughts are based. इसमें नॉन डायरेक्टिव टेक्निक होती है एक, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। नॉन डायरेक्टिव में हम उनसे क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस पे आंसर देते जाते हैं और उनके इररेशनल बिलीव्स जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। आपको मम्मी मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपके लिए चीजें कौन लाता है, आपको कौन, वो एक के बाद एक आंसर करते चले जाते हैं, आंसर का उनको मिलता जाता है और उनका इररेशनल बिलीफ चेंज होता चला जाता है। सीक्वेंस दिया हुआ है REBT मॉडल में। सीक्वेंस एक आपकी बुक का ही सीक्वेंस मैं बताऊंगी। मदर इज स्कोल्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस, हरी इज सैड, इज हरी सैड, द सैडनेस रिजल्ट बिकॉज हरी इज बिलीव, कि उसकी मम्मी हमेशा उसको डांटती रहती है इसलिए हरी उदास है। सिस्टम क्या है? दैट माई मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, नोबडी लव्स मी। इररेशनल बिलीव देखो, फिर से रिपीट कर रही हूं आपको। इज मदर स्कोल्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस? इज हरी सैड? हाँ, सैडनेस रिजल्ट बिकॉज ऑफ हरीज बिलीफ। हरी का बिलीफ क्या है? माई मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, नोबडी लव्स मी। ये इररेशनल बिलीफ जो डिस्प्यूट करता है उसके बिहेवियर। अब हम ये कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कब कब देते हैं? तो अगर OCD किसी को है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फोबियाज हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। पोस्ट ट्रॉमेटिक में क्या होता है? हमें कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ या कोई हमारे साथ ऐसा बड़ा इवेंट हो गया, हम उस इवेंट के बाद जब दोबारा से उसके बारे में याद करते हैं, सोचते हैं, तो हम डर जाते हैं। बहुत लोग तो गाड़ी भी नहीं चलाएंगे क्योंकि एक बार कभी एक्सीडेंट हुआ था, अब हमें डर लगता है, ऊंचाई पर नहीं जाएंगे। अनहेल्दी बिहेवियर उनका हो जाता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग की वजह से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम बहुत जगह पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिप्रेशन में भी, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में भी, ईटिंग डिसऑर्डर में भी। ईटिंग डिसऑर्डर का तो मैंने भी आपको एग्जांपल देके बताया था। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें हायरार्कियल वाला हम मॉडल को फॉलो करते हैं। इंसोम्निया और OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी एक विमहेंस का एक केस बताती हूँ। वहां पर एक लेडी का केस आया जिसमें उसको OCD था और OCD इस लेवल तक का उसको OCD हो चुका था कि वो बाथरूम से वॉशरूम में अपना जा रही है या बाथरूम में जाती है, वो बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है और ये सोच के कि साफ नहीं है, अभी सफाई करनी है मुझे। तो उसके हस्बैंड ने बताया कि इतना एम्बैरेसिंग होता है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये इसी तरीके से बाहर आ जाती है सफाई करने के चक्कर।
ये ओसीडी जो है, यहाँ पर भी इरेशनल थॉट है, उसी को हम उस थॉट को नॉन डायरेक्टिव टेक्निक से, कंडीशनिंग थेरेपी के थ्रू, थ्योरी के थ्रू हम चेंज करते चले जाएंगे। और ये बात समझ में, एक के बाद एक चीजें एसोसिएटेड होती हैं, हम उनको, अच्छा सेल्फ हेल्प टेक्निक भी बहुत हेल्प करती है इसमें। अपने आप को कैसे मेंटेन करोगे? आज आपने कितने बार अपने थॉट्स को कंट्रोल किया? ये इंसाइट भी डेवलप कर दो ना, तो बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप बच्चों को कोई, जैसे मॉडिफिकेशन हमें बिहेवियर में करना है। अच्छा एक मिनट, बात आप लोग मुझे सुन रहे हो? Am I audible? या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे लगा इंटरेक्शन नहीं होता ना, मैं ही बोलती रहती हूँ। आप सुन भी रहे हो कि नहीं? अच्छा, मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। बच्चों के साथ ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसाइट डेवलप करना, और उनका जब बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन में उनको सेल्फ हेल्प। आज आपने कितनी बार क्लास में स्पिट नहीं किया? आज आपने कितनी बार पेंसिल मुंह में नहीं डाली? आज आपने कितनी बार अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं की? वो काउंट करना है। कितनी बार कम की, उतना आप रीइंफोर्समेंट उसको प्रोवाइड करते चले जाओगे, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये इससे हम एंगर को भी कम कर सकते हैं, डिप्रेशन में भी, माइल्ड डिप्रेशन है ना, माइल्ड डिप्रेशन को, कॉग्निटिव बिहेवियर में हम माइल्ड डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एंजाइटी की बात कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, डॉग से मुझे डर लगता है। ठीक है, डॉग से डर लगता है तो डॉग के पास नहीं सीधा ले जाके उसके फियर को मुझे दूर करना है, नहीं। पहले उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, फिर उसके बाद उसको दूर से दिखाया, फिर पास, फिर धीरे 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 चेंज करते चले गए। हायरार्कियल मॉडल, एक के बाद एक स्टेप के साथ उसके चेंज करें। बहुत सब लोग ऐसे ही करते हैं, अच्छा तुझे डर लगता है, ले हाथ लगा, लगा हाथ इसको लगा, देख तेरे को डर नहीं लगेगा। बहुत फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप हम हायरार्की के साथ चलते हैं। तो एक तो उनको भी टाइम दिया हमने समझने का, सोचने का, उसके बाद उसको थेरेपीज देकर हम चेंज कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कुछ टेक्निक्स पढ़ लिए, अब नेक्स्ट करते हैं हम यूनिट। 1 मिनट 2 मिनट तब तक देखिए, आप कोई डाउट हम तो डिस्कस कर सकते हैं। मैम जो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, हाँ जी, कोई अलग से कोर्स होता है? बेटा ये थेरेपीज का अलग से है। सब लोगों ने बहुत सारी थेरेपीज की हुई हैं। वैसे तो जो क्लिनिकल, ये सारे जो थेरेपिस्ट हैं ये क्लिनिकल में आएंगे, आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। Yes, ma'am. तो क्लिनिकल में आएंगे तो एमफिल करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, तो ये सारी थेरेपीज इनको बताई जाती हैं। फिर भी आजकल तो बहुत सारे अलग से कोर्सेज भी आ रहे हैं, आपके आर्ट थेरेपी के, म्यूजिक एंड माइंड, बहुत सारी पेंटिंग, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक की थेरेपी है आपकी। और बताती हूँ आपको, अभी आरईटी की अलग से सुनते हैं, थेरेपी सिखा रहे हैं आजकल। अलग अलग भी बहुत सारी थेरेपीज के 6 मंथ्स कोर्स। Ma'am, you have muted yourself. तो अभी तो जो बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। अच्छा, ओसीडी का एक केस आपको बताती हूँ, शायद थोड़ा सा समझ आएगा। विमहेंस का ही केस है। एक इतना इतना ज्यादा हाथों को धोता था वो बच्चा, उसको ओसीडी था, क्योंकि हाथों में से स्किन निकलने लगी। अब ये इरेशनल बिलीफ है कि मेरे हाथों पर कुछ लगा हुआ है। आ रही है बात समझ में? है कुछ भी नहीं, लेकिन ये इरेशनल बिलीफ कि मेरे हाथों पर कुछ लगा हुआ है, कैसे ठीक होगा? बच्चों में ये
इरेशनल बिलीफ आ गया, आप बिलीफ ठीक करते रहो, आप कैसे करो। चलिए अब हम बात करेंगे, हमने कॉग्निटिव थेरेपी की बात करी, अब हम कॉग्निटिव थेरेपी को देखेंगे काउंसलिंग में कैसे जरूरी होती है हमारे लिए। एजुकेशनल सेटिंग की पहले बात करती हूँ, डिफरेंट सेटिंग्स में बात करेंगे। तो पहले एजुकेशनल सेटिंग में, एजुकेशनल सेटिंग में टीचर्स या हमारे काउंसलर्स या एकेडमिक जो हमारे इंचार्ज हैं, ये सारे कॉग्निटिव थेरेपीज को यूज कर रहे होते हैं। बच्चों में प्रॉब्लम कौन सी होती है? देखो, या तो बच्चों में प्रॉब्लम है मिसकंडक्ट की, एग्रेशन है, डिसओबीडियंस है, डिसरिस्पेक्ट है, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में है। हाइपर एक्टिविटी भी बच्चों में बहुत ज्यादा है, इनअटेंटिव भी बहुत हैं बच्चे, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल भी है, बुलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कौन से बच्चों की? जो हमारा क्लासरूम का बच्चा है। और एक काउंसलर इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकता है? देखो, ठीक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने एकदम से इरेडिकेट कर दी, नहीं, लेकिन हाँ, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में स्कूल में एक हद तक हम काम कर सकते हैं। तो वो काम कैसे करेंगे? बाय अडॉप्टिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं एकेडमिक ग्रेड्स को, कर सकते हैं। हम उनकी शेड्यूल बनाकर दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि अडॉप्टिव इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ग्रुप। अगर हम बोलते हैं आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, इस बार ये बच्चा आप अपने बीइंग अ काउंसलर या बीइंग अ टीचर कभी भी देखना क्लास में जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म ना करता हो, उसको एक आध बार आप अप्रिशिएट कर देना क्लास में। धीरे धीरे उसके परफॉर्मेंस में आप चेंज देखोगे। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न को भी चेंज कर सकते हो आप, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना अनहेल्दी खाएगा उतना लथार्जिक फील करेगा। ऑलरेडी लथार्जिक फील करेगा, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, तो एंजाइटी और जो एग्रेशन है वो मेरा वहीं से आता है। उसको क्लास में कभी भी हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। हम मींस अब्यूजिव लैंग्वेज किसको? गाली तो मुझे नहीं देनी है, लेकिन लेबलिंग भी नहीं करूंगी मैं। ये एक काउंसलर का काम। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस प्रोवाइड करता है काउंसलर। इंटरवेंशंस के थ्रू वो उसके इनर स्पीच, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं, उन अंडरलाइन कॉग्निशंस को, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करके हम मॉडिफाई करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके बिहेवियर को, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है, डेफिसिट होता चला जाएगा और हम प्रवोक करते जाएंगे जो डिजायर्ड बिहेवियर। CBIs हमेशा, CBI मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस, हमेशा बिहेवियरल में मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। और एक काउंसलर, एक टीचर और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। CBI जो हमारा है कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन, ये बिहेवियरल थेरेपी में चाहे मॉडलिंग हो, चाहे फीडबैक हो, चाहे आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, किसी के भी थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल ले लो, पीयर के साथ आप कभी भी, मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होगा, तो पहले आप कुछ नहीं बोलोगे, पहले आप हाथ नहीं उठाओगे, आप मारोगे नहीं, आप देखो क्या करोगे। बहुत सारी चीजों के साथ जो भी आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना चाहते हो, उसके बाद हम पूछेंगे आप कितना कंट्रोल कर पाए उस सिचुएशन में।
धीरे धीरे 1 बार 2 बार ये इंसाइट डेवलप करने की जरूरत है। और बच्चों में जो हम बार बार कहते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स? क्योंकि इंपल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है उन बच्चों की। उनकी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत होती है फ्रेंड्स के बीच में। उनकी प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा होती है। हम ऐसा कर रहे थे, हमारा दूसरा फ्रेंड ज्यादा नंबर आ गया, बोलेगा नहीं लेकिन अंदर से उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलकर बहुत बड़े इश्यूज बना देते हैं जो बिहेवियरल इश्यूज बन जाते हैं। यहाँ सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करती है उस इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। आपने अपने फ्रेंड के साथ कैसा बिहेव किया? We taught our students to restrain aggressive response. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और डिस्टिंग्विश द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना था, और हमेशा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के साथ तैयार रहो। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हमेशा होना चाहिए। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारे पास। बेनिफिट्स उसे पता होने चाहिए। जो भी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा। जो भी सॉल्यूशन मुझे दिया गया उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। ये सारी चीजें इनसाइट के साथ आएंगी, सेल्फ टॉक के साथ आएंगी। बार बार कहते हैं रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्स करो। किसी ने मुझे कुछ बोला, तुरंत आंसर नहीं करना, रुको, स्टॉप एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। वो रेस्पॉन्स जो है वो मेरी वेटेज को बढ़ाएगा। हम बार बार बच्चे को सिखाते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स होती क्यों है? प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं कि बच्चे ने, किसी ने कुछ कहा, दूसरा फट से रिएक्ट करके आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस के थ्रू हम उनका थॉट प्रोसेस चेंज करें, उन्हें मैनेज करना सिखाएंगे, हाउ टू मैनेज देयर थॉट्स एंड बिहेवियर, तो एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जहाँ ये हम अभी सेल्फ टॉक की बात कर रहे थे और ये सब इंसाइट से आता है, बट किसी भी बच्चे के अंदर ये इंसाइट कैसे डेवलप किया जाए? बताती हूँ जी आपको। एक बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, मैम मेरी सबसे लड़ाई हो जाती है। काउंसलर के पास आता है, मैम मेरे को सारे बच्चे डांटते हैं, सब मेरे से लड़ाई करते हैं, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनता। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी। अब आप खुद बताओ, आपको पता चलता है क्यों नहीं बनता होगा इसका कोई फ्रेंड? क्योंकि ये या तो ये खुद ही इनिशिएट करता होगा हमेशा लड़ाई को, और क्या हो सकता है बताओ? क्यों नहीं बनता होगा उसका फ्रेंड? इसी में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, है ना? हाँ, yes. तो यहाँ हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप या तो रिएक्ट करते होगे, है ना? यहाँ हम उसमें इंसाइट डेवलप कर सकते हैं कि आप ही के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप देखो, आप इंसाइट हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, आप ही के साथ क्यों प्रॉब्लम होती है, और बच्चे भी तो हैं। ये केस बताती हूँ, 9th क्लास का एक केस है। मैम, हाँ जी मैम, ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसमें प्रॉब्लम ना हो, बट ग्रुप मतलब एक बच्चे को परेशान कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो तो सकता क्या है, करें? और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा मेरा
जो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया है वो नॉर्मल ना हो, मेरा चाइल्ड वो स्लो लर्नर हो, माइल्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हो, शायद बाकी बच्चे उसको स्लो समझते हो तो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आपको सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम है कहाँ। जब वो प्रॉब्लम समझ आ जाएगी उसके बाद हम सोल्यूशन दे सकते हैं, उसमें तो हमारा जो पर्पस है वो दैट हो कि हम उसको लाइफ स्किल ट्रेनिंग देंगे, हम उसको काउंसलिंग करेंगे, हम उसको अलग करेंगे। अपना काम करो, धीरे फ्रेंड्स वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें दो फ्रेंड फोकस से कहाँ बात भी कर सकते हो बेटा, आप इनसे बात किया करो, इसके साथ खेला करो, है ना। दो फ्रेंड्स को बुला के उसके साथ थोड़ा सा जो आपको पता है एडजस्टिंग नेचर के हैं उनको बुला के उसको, ये ग्रुप नहीं तो दूसरा ग्रुप बात करता है, वो भी बनेंगे आपके फ्रेंड्स। बिल्कुल। और मैम जैसे कि कोई बच्चा होता है कि बहुत स्टबर्न है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ मैं ही ठीक कर रहा हूँ, जब मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक ही कर रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे अंदर नहीं है, वो सामने वाले के अंदर है, उसमें क्या उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर? ये तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये इरेशनल बिहेवियर है आपका, इरेशनल थॉट्स हैं। अब इन इरेशनल थॉट्स को आपने नॉन डायरेक्टिव टेक्निक के थ्रू बार बार क्वेश्चंस उससे पूछते रहो, वो ठीक क्यों नहीं है और आप क्यों ठीक हो, इस सिचुएशन का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये कॉन्सिक्वेंस, ABC टेक्निक। एंटीसीडेंट ये था, बिलीफ आपका ये, आपको लगता है आप ठीक हो, आपने ये किया तो ये कॉन्सिक्वेंस आया, दूसरे का ये कॉन्सिक्वेंस आता है, तो आप बताओ दोनों में से कौन ठीक है। हम इरेशनल बिलीफ को कन्वर्ट करके उसके रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, है ना, ठीक है, थैंक यू मैम। Any other question we can discuss? कोई और क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं। यस मैम। हाँ बोलो मैम। जैसे ये आजकल कोरोना वायरस, इट्स बीन 2 years कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब तो OCD केस तो आपके पास बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स काफी कर रहे हैं कि नहीं करना, बच्चों के भी है कि आपको बार बार हैंड वॉश करना है, बार बार, तो मतलब ऐसे केसेस तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा केसेस हैं OCD के भी, और यहाँ तक कि एंजाइटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा है इस टाइम, स्ट्रेस, सब लोगों को अननेसेसरली एंजाइटी हुई है। इतना पैनिक नहीं करना, एक तो हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत पैनिक कराती है, एक के बाद व्हाट्सएप पे नई नई न्यूज आ जाती है, पता नहीं ये बनाता कौन है, मुझे समझ नहीं आती। यस मैम, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम सब लोग बोलते हैं कि बिलीव मत करो। हेलो मैम। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। बोलिए सुजाता जी। हाँ जी, मैं कह रही थी मैम, जैसे पहले ही एक पेरेंट शेयर कर रहे थे कि उनके बच्चे हैं एडजस्ट नहीं कर पाते, तो जैसे मेरी बड़ी डॉटर है, शी इज 9 years old। हाँ, ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इनके 4-5 कजिन्स हैं, इसकी ना बहुत जल्दी लड़ाई होती है। हमें भी यही लगता था कि इसी की क्यों लड़ाई हो रही है हर टाइम। अब इसके साथ क्या है, या तो इसके जो थॉट्स है ना बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, इसको लगता है अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो दूसरे को भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करना है। अब इसको ये समझाना कि अगर आप इतना करते हो तो दूसरा भी इतना करे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी भी है। आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एंगेज करो, टाइम के साथ साथ अपने आप अच्छा सोच डेवलप कर लेता है ना। Then she feels left out के अच्छा देखो मैंने इतना किया, मैं तो ऐसे शेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स करी, तो उसके टॉयज टूट गए, तो उन लोगों ने अपने टॉयज शेयर नहीं करे, तो अब हमने उसे कहा कि आप अपने टॉयज लेके मत जाओ वहां पे, आप जैसे वो खेल रहे वैसे ही खेलो। तो उसको फिर लेफ्ट आउट फील होने लगता है कि नहीं देखो वो लोग, उनकी ज्यादा टीम बन रही है, अब वो तो तोड़ फोड़ करके कर लेते हैं, ये रह जाती है। सब हो जाएगा मैम, उसके माइंड में आने ही मत दीजिए ये बात, और उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करके रखो। टाइम के साथ साथ जैसे बड़ी होगी ना, देखो हम बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं, एक बात और समझाऊं आपको, हम सोचते हैं हम बच्चे के लिए सब कुछ कर दें, लेकिन बच्चा जब पूरा बाहर एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाता है, 2-4 बार डांट खाता है, 2-4 बार किसी से लड़ाई सीखेगा, कुछ करेगा, तभी सीख, वो एक्सपोजर ही सिखाता है हमें, हम इतना नहीं सिखा पाते बच्चे को। वही मुझे ही दुख होता रहता है, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यू शुड बी स्ट्रांग, उसके साथ ही घर पे नहीं बाहर भी होगा। बाहर भी होगा, और बाहर हम आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं, मैम बच्चे के साथ ऐसे, मैम बच्चे के, अरे छोड़ दो बच्चे को करने को,
लेट हिम फेस द सिचुएशन। और मुझे लगता है देखो हमने भी 2-4 बार परेशान हुए, चैलेंजेस फेस किए और तब सीखे, तो बच्चे भी ये चैलेंजेस फेस करेंगे और सीखेंगे। जितनी सीख लेंगे उतना अच्छा है इनके लिए। जी मनीष बताइए। मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि मैम जैसे कोई इंसान है, ठीक है, और मैम उसे ना वो कोई चीज मैम उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है, और मैम वो ना उसे पता ही नहीं है कि वो चीज सोच सोच के वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो चीज वो उससे ओवरकम कैसे करे। हाँ, सबसे अच्छा तरीका है उसको बोलो डायरी राइटिंग शुरू कर दो। अगर डायरी राइटिंग में इंटरेस्टिंग नहीं है तो अपनी बातें रिकॉर्ड करना शुरू करो। एक के साथ दूसरी बात सामने आनी शुरू हो जाती है और आपके थॉट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। नहीं मैम, जैसे देखो किसी से कंसर्न कर ले सामने वाला बंदा, वो नहीं पॉजिटिव भी अंदर से, बट कहीं ना कहीं उसे वो प्रॉब्लम जो है वो एक उसकी इंडिविजुअल है, उससे वो हमेशा जूझ रहा है। हाँ समझ रही हूँ। जब वो लिखना शुरू करेंगे, एक इवेंट लिखा, दूसरा एसोसिएट हुआ, तीसरा एसोसिएट हुआ उसके साथ, और एसोसिएट होते होते हमारी एक के बाद एक परतें खुलती जाती हैं ब्रेन में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में। आ रही है बात समझ? हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। तो कुछ लोग लिखने में बिलीव नहीं करते, तो ये भी हमने सिचुएशन देखी है कि आप रिकॉर्ड करो अपनी बात को, उसको सुनो फिर डिलीट कर दो, रिकॉर्ड करो सुनो डिलीट करो। जब एक के बाद एक इंसिडेंट्स आप रिकॉर्ड करते जाओगे, सुनते जाओगे, तो उससे हो सकता है रिलेट होकर कोई और बात, फिर कोई और बात वो निकलती है, और जो आपने एक बार अपने आप बोल कर या लिख कर निकाल दिया वो फिर हमें परेशान नहीं करता इंसिडेंट्स। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। तो आप इंट्रोस्पेक्शन कहते हो, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। मैम जैसे कि आपने ये बताया कि स्टूडेंट के अगर इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपने मदर का एग्जांपल दिया कि मदर बच्चे को स्कोल्ड कर रही है किसी रीजन से, और बच्चे को इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं कि मम्मी तो मुझे सिर्फ डांटती रहती है, तो अब इस जगह पे हम बच्चे को कैसे इंसाइट डेवलप करेंगे, जबकि वो मतलब उसके एक्टिविटीज ही ऐसी हैं कि अगर मतलब माँ को डांटना पड़ता है, वो एक्टिविटीज कैसे करते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि मदर थोड़ा डांटती है मम्मी, आप उसको प्यार भी तो करते होगे बिठाकर, कभी तो प्यार भी करते होगे उसके साथ। तो यहाँ नॉन डायरेक्टिव टेक्निक में क्वेश्चंस पूछते हैं उससे, अच्छा आपके लिए टॉयज कौन लाया, आपके लिए खाना किसने बनाया, आपका फेवरेट फूड आज आपको किसने नहलाया, जो भी क्वेश्चंस है आप जिससे रिलेटेड बच्चे से, आपके लिए कौन सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, आप उससे पूछो, वो उसका आंसर मदर ही आएगा। तो फिर बता दो, अगर देखो वो प्यार करती है तभी तो वो सब आपके लिए कर रही है ना, नहीं तो क्यों करेंगी। ये बात समझ में? गुस्सा भी करती है तो इसलिए गुस्सा करती है। और कभी भी बेटा हम यहाँ पर दो सिचुएशन जहाँ हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड वाली बात कर रहे थे, वहीं यहाँ जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि बच्चे को भी बताना है कि रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करो किसी भी सिचुएशन। ये आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है और बच्चे के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है एकदम से। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल ही था कि मदर एंड चाइल्ड हमने ले लिया, ऐसे अदर सिचुएशन मतलब एडल्ट्स के साथ भी ये चीज हो सकती है कि उनके रैशनल थॉट्स आते हैं, तो उनको जस्ट लाइक पॉजिटिव मतलब जो अदर सिचुएशंस में है वो भी रिमाइंड कराई जाए। बिल्कुल। और रिस्पॉन्ड करना जब हम स्टार्ट कर देते हैं ना, ये तो दोनों एस्पेक्ट्स में है, रिस्पॉन्ड जब स्टार्ट हो जाता है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। आप खुद देखोगे इनसाइट डेवलप हो गई, रिस्पॉन्ड स्टार्ट हो गया, देखो अब ये ऐसे करेंगी, मुझे इसका रिस्पॉन्स ऐसे नहीं देना है, तो आपका रिस्पॉन्ड जैसे ही स्टार्ट होगा, इनसाइट डेवलप होते ही आधी प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम मेरा एक फ्रेंड है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इतना सीरियस उसे ले लेता है कि वो सारा टाइम उस प्रॉब्लम को लेके परेशान रहता है, सॉल्यूशन नहीं सोचता है, बट हाँ कि उसको कुछ भी पूछो तो मैं परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैम उसके लिए? उसको आपको बिठा कर अपने फ्रेंड के साथ बैठ कर उसकी प्रॉब्लम को ना पेपर पे उतरवाना शुरू करो। लिखो क्या प्रॉब्लम है, इसके पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ लोगों को आदत होती है बेटा
हम लोग हमेशा प्रॉब्लम में ओवरबर्डन। आपने टाइप ए पर्सनालिटी हर प्रॉब्लम को अपनी अपने से रिलेट करेंगे और प्रॉब्लम बना लेंगे। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग ऐसे ही होते हैं, हमने रोजनविंग ने ये टाइप ए दी है, ओवरबर्डन्ड, ओवर स्ट्रेस्ड, सारी काम का बोझ मेरे ऊपर ही है जैसे, ऐसे लोग। तो इनके लिए बहुत जरूरी होता है इनको, इन लोगों को कॉपी पर, पेपर पर उतारो, प्रॉब्लम है क्या, लिखो, क्या पॉसिबल कॉजेज हैं इसके, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस, कोई एक आइडेंटिफाई करो और चलो आगे। तब तक एक प्रॉब्लम के साथ लेके बैठे रहेंगे। देखो मुझे मालूम है जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में रहता है, उसको एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है ना, लेकिन प्रॉब्लम के साथ बैठने का फायदा नहीं है ना, हम सॉल्यूशन ढूंढते चले जाए। मैम एक चीज और आई वांट टू आस्क कि जैसे आपने ओसीडी का एग्जांपल दिया कि किसी को बहुत हाइजीन का बार बार वो होता है कि वो उसकी स्किन तक प्रॉब्लम हो जाती है, तो हाउ कैन वी फाइंड कि वेयर टू स्टॉप कि ओसीडी डेवलप हो रही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हाइजीन एंड सैनिटेशन तो बेसिक नीड है। तो कैसे पता चलेगा कि थोड़ा 5 मिनट में 10 बार जाके हाथ धो के आओ, ऐसा तो नहीं करते हो जो ये तो वही चीज ना, अब ये वाली सिचुएशन तो ऑब्वियसली ये डेवलप हुई होगी ना धीरे धीरे करके। बिल्कुल। और आप देखो हम खुद कह रहे हैं बच्चों को, तो इस टाइम पर तो ओसीडी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, इनको ले जाना पड़ेगा, इनको थेरेपिस्ट दिलानी पड़ेगी, इनको बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कितनी बार आप हाथ धोने के लिए कह रहे हो, इस टाइम पर पेरेंट्स ही कहते हैं कितनी बार हाथ धो, तो फिर वो नोटिस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बार बार हाथ धो के आपके इतने हाथ धो लिए कि आपके हाथ ही खराब हो गए, ये तो आपको चेक करने की जरूरत है ना। जी मैम, है ना। इस टाइम पर हम बोल रहे हैं बच्चों को कि हाथ धो, लेकिन हाथ धो कितना हैंड्स वॉश करना है ये आपको डिसाइड करना। हेल्थ एंड हाइजीन तो हम कभी नहीं कहते कि कोई इश्यू क्रिएट। चलिए अब हम बात करें मैम, सॉरी मैम, बीच में एक और क्वेश्चन डाल रही हूँ कि मैम जैसे कि अभी हमने डायरी राइटिंग की बात करी और बोला कि डायरी राइटिंग में एक के बाद पढ़ते खुलती रहती हैं, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनमें सिर्फ उनको लिखने के बाद वो पास्ट में जीना शुरू कर देते हैं, वो प्रेजेंट तो भूल ही जाते हैं। हमने डायरी एंट्री करनी है, डायरी राइटिंग करनी है, उसके बाद उसको हमने कुछ दिन में फाड़ देना है, जला देना है पेपर को। यस, हम पुराने इवेंट्स के साथ फाड़ने या जलाने से क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वो नहीं है उस चीज में। हमने लिखा क्यों, हमारे इमोशंस हमें कब डिस्टर्ब करते हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन है, ध्यान से सुनो इस बात को, इंट्रोस्पेक्शन है। और आप खुद देखोगे ये इतना इफेक्टिव है कि इवन मैं भी यही करती हूँ इंट्रोस्पेक्शन में। आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरे स्कूल से डांट पड़ी, मेरे कॉलेज में मुझे डांट पड़ी, मेरे स्कूल से मुझे कहीं भी डांट पड़ी, तो मैं क्या करी, जब रात को आई मैंने उसको अपनी डायरी पे उतार लिया, अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे इमोशंस को मैं डायरी पे ले आई, छोड़ दिया। एटलीस्ट जो मेरे सिर में स्ट्रेस था वो सब मेरा डायरी पर आ गया। और 1, 2, 3, 4 दिन बाद जब मैं उसे पढ़ूंगी ना उस इवेंट को, तो मुझे लगेगा अरे इतनी छोटी सी बात थी और मैं ऐसे ही परेशान हूँ। क्योंकि जब कोई इंसिडेंस मेरे साथ होता है तो वो मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि मेरी ईगो पे लगा, ईगो हर्ट। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आ रही बात समझ में? यही चीज, अगर मेरे माइंड में थॉट्स हैं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस तब तक रहेगी जब तक कि या तो मैं किसी को बोल के सुना दूं, कोई मेरी सुन ले, कोई सुनेगा नहीं मेरी बात को। तो सबसे अच्छा तरीका है, जिस दिन भी आप परेशान हो, जिस दिन भी कोई भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, उस दिन रात को बैठो। रात भी इसलिए बोलती हूँ, आप अकेले होते हो जी, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। बैठो, सारे थॉट्स को एक पेपर पे करो, लिखो। और मैं तो लिखकर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब उसे खोलूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो लगता है यार क्या उस टाइम में इतनी परेशान होती है, तो बहुत छोटी सी बात है। और फिर उसको फाड़ कर फेंक दो। फाड़ कर इसलिए फेंक देना है कि वो थॉट मेरा निकल गया, जो लिख दिया वो निकल गया ब्रेन से, ये भी बता रही हूँ आपको। यस मैम, फिर आप रिकॉल करोगे तो रिकॉल होगा आपको, अदरवाइज रिकॉल भी नहीं। यस एब्सोल्युटली।
करके देखना, इतना इफेक्टिव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ किया है मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन पढ़ने का मन भी नहीं करता उसको दोबारा। नहीं पढ़ने का, 1 बार 2 बार 3 बार करोगे अपने आप समझ आएगी। मत पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करता मत पढ़ो, पढ़ फेंक दो। जब हो आपके साथ कोई प्रॉब्लम दोबारा करके देखो। मैं आपको बता रही हूँ, इतना लाइट फील करते हो आप, बहुत लाइट फील करते हो। यस मैम, इट्स ट्रू। 1 बार 2 बार 3 बार करके देखो, आपको ऐसे लगेगा कि कोई बोझ मेरा निकल गया, उतार दिया मैंने, फेंक दिया। बट मैम एक इधर ये भी सिचुएशन आ जाती है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, क्योंकि हर किसी की तो एक सेम सी नहीं होती थिंकिंग। अभी मैंने कहा उस सिचुएशन को राई का पहाड़ बना लेना, कि उस छोटी सी सिचुएशन को इतना ज्यादा ओवरथिंक करके जो सिचुएशन है भी नहीं। जब आप लिखते हो ना, लिखने के साथ आपकी इनसाइट डेवलप होती जाती है। इसके पीछे भी ये हमें स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच में बताया हुआ है विलियम वुंट ने, इंट्रोस्पेक्शन कि इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिज्म ने दिया, और उन्होंने बताया कि जितना आप चीजों को स्ट्रक्चर करके पेपर पे उतारोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आपकी समझ बनती जाएगी, इनसाइट डेवलप होती जाएगी, और आपको वो चीजें बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को पहली बार में ऐसा लगने लगा, किसी को दूसरी बार में, किसी को तीसरी बार में। यस मैम, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और अभी तो ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। कुछ लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, हमसे लिखा नहीं जाता, तो आप रिकॉर्डिंग करो, बोलो, अपने माइंड से, ब्रेन से निकाल दो उसको, कुछ नहीं है। यस मैम, थैंक यू मैम। तो हमारे इररेशनल थॉट्स अपने आप कन्वर्ट होते चले जाएंगे रैशनल में, ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम ना होती हो, प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। बिल्कुल मैम, ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे मेरे को तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। यस मैम, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम आपसे थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना था। मैम मेरी डॉटर है, 11 इयर्स की होने वाली है। हाँ। मैंने बचपन से ही ना छोटी छोटी चीजों पर डरती बहुत है। जैसे अगर उसके ऊपर कोई चींटी चढ़ जाए तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, मम्मा चींटी मम्मा चींटी। या अगर एक बार हमारी कार कहीं बीच में रुक गई और उसमें साउंड आने लग गया तो उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। हाँ, तो अभी मतलब वो बहुत ही पैनिक सा फील करवाती है हमको। ये खुद भी हो जाती है। ये होता है कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों की हैबिट होती है, और टाइम के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाती है। यहाँ आपकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ आप उसको बताते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी तो खराब हुई थी, क्या हुआ, अभी नहीं बताने की जरूरत। जब वो डर रही है, जब वो नॉर्मल सिचुएशन में थी होगी, जब आप घर पे आराम से बैठे हो, वो आप देख रहे हो, वो भी नॉर्मल सिचुएशन में आप भी, तो उसको इंसिडेंट्स आप रिलेट करके भी बता सकते हो, उसको भी बता सकते हो कि उस टाइम आप इतना पैनिक हो गए थे, क्या जरूरत थी, कुछ नहीं थी, आप मत हुआ करो, कुछ नहीं होता, पापा ने ठीक कर ली। कोई भी सिचुएशन जिस भी वर्ड्स में आप समझा सकते हो उसको बताओ। और तब नहीं बताना होता, मैं स्पेसिफिकली सबको बताती हूँ, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपके पास आया, स्कूल में भी बच्चा आपके पास आया कोई प्रॉब्लम लेकर और आप तब उसको लेक्चर देना शुरू हो जाओगे, नहीं। पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, आइडेंटिफाई करो, उसका रिएक्शन जो उस बच्चे का है उसको रिएक्शन और रिस्पॉन्स में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, करो। जब नेक्स्ट डे फिर वो आपके पास बुलाओगे तब समझाओ। एकदम से लेक्चर दोगे कोई नहीं समझेगा। जी मतलब ये थोड़ा सा वक्त के साथ ठीक होगा। हाँ, अगर होगा। और वो भी आप साथ साथ उसको एटमॉस्फेयर तो मैम ऐसा है नहीं कि उसको कोई डांटे ज्यादा या कुछ, फिर भी वो ऐसा पैनिक और डरा हुआ फील करती है, तो आप थोड़ा सा उसकी इनसाइट डेवलप करते रहो ना, वो भी तो साथ साथ जरूरी है। हर बच्चा अलग है, हो सकता है वो बहुत सेंसिटिव होगी। हाँ मैम, सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव होगी, तभी वो इन चीजों से डरती है। और कुछ बच्चे बॉदर भी नहीं करते क्या हो रहा है। हाँ मैम, चलिए, क्लिनिकल थेरेपीज में भी बताया हुआ है बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन। इसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन साइकोथेरेपी में हम मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक कर सकते हैं। मेडिकल इसमें मेडिकेशन भी होगा और साथ साथ थेरेपीज भी दी जाती हैं क्लाइंट को।
ठीक है। ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर की बात बताई है, जहां पर कॉग्निटिव थेरेपी तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को करेगी ठीक, जो थिंकिंग के बारे में ये बिलीव बन जाता है हमारा ईटिंग हैबिट्स के बारे में। बॉडी शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर हम बहुत सारे बच्चे आजकल जो 18, 17, 16, 18 टीनेजर्स हैं, ये लोग खाना ही नहीं खाते और फिर पहुंचे हुए होते हैं हॉस्पिटल में। पर्पस क्या होता है इनको कि इनको बिल्कुल वेट अपना लूज करना है, कम खाना खाएंगे नहीं या अप्रोप्रिएट खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब हम इरेशनल थॉट जो उनका बॉडी को लेकर है, बॉडी डिस्टॉर्टिंग बॉडी इमेज जो इनकी है, उसको उनके लिए उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें वहां पर भी कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है। मेडिकेशन के साथ साथ ये थेरेपी भी साथ साथ चलती जाती है। जो मेरा डिस्टॉर्शन है, ठीक है, जो मेरी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, अगर मेरा वेट गेन कर हो गया तो मैं क्या करूंगी, उसको चेंज करना है कॉग्निटिव बिहेवियर के थ्रू। ये भी कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन हेल्प करती है। और एक सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर आपको बताती हूँ। सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर होता है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे सिर में भी दर्द है, मेरी बॉडी पेन भी हो रहा है, मुझे जिसकी जो प्रॉब्लम सुनती हूँ मुझे लगता है ये तो मेरे साथ भी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसे को मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हाँ मेरे भी हो रहा है, मेरे को बॉडी पेन है, हाँ मुझे भी है, मुझे थोड़ा सा नोजिया फील हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, हाँ मुझे भी हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो अपने साथ रिलेट करते रहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ जी, प्लेसिबो इफेक्ट। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट हम इसमें नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पर इसको सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एमनीसिया भी आता है, डिसएसोसिएशन भी आता है, हम चीजों के साथ अपने को करते नहीं, रिलेट नहीं करते। सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर में दूसरे का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन दूसरे का सुन के अरे मुझे भी ओसीडी, तो मुझे भी है। आज आप ओसीडी पूछो, हर एक कोई कहता है मुझे ओसीडी है। क्यों? वो तो मैम लैक ऑफ नॉलेज है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि ओसीडी कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, वो इसको ऐसे कैजुअली यूज करते हैं। अगर थोड़ी सब लोग शुरू हुए में ओसीडी, एक एडीएचडी सेम केस मैम डिप्रेशन के साथ है। डिप्रेशन को ऐसे थोड़ा सा कुछ सैडनेस आई, डिप्रेशन हो। हाँ, डिप्रेशन लोगों के लिए इतना कॉमन है, मैं सोचती हूँ जिन लोगों को डिप्रेशन है उनसे जाके पूछो क्या केस होता है डिप्रेशन। हर एक कोई कह देता है मुझे आपने आज मेरे बच्चे को स्कूल में डांटा, वो घर गया, उसे डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन टर्म तो पेरेंट्स ऐसे यूज करने लगे जैसे पता नहीं बहुत सिंपल टर्म है, और जिनको डिप्रेशन है इसकी वजह से इसकी सीरियसनेस भी खत्म होती जा रही है, लोग इसको ऐसे लाइटली लेने लगते हैं। फिर एडीएचडी का केस देखो, हम हाइपर एक्टिविटी की बात करते हैं, इंपल्सिविटी की बात करते हैं। बच्चे ने एक बार क्लास में इनअटेंटिवनेस शो की, हाइपर एक्टिविटी दिखाई, और टीचर फट से कह देगी इस बच्चे को एडीएचडी है। अरे एक दिन में एडीएचडी कैसे आइडेंटिफाई कर लिया आपने? इसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास भेजो मैडम इसको, ये तो एडीएचडी नहीं है, हाइपर एक्टिव हर बच्चा है। आप उसकी हाइपर एक्टिविटी को कैसे उसकी चैनलाइज करते हो क्लास में? देखो मैं मेडिकेशन की बात कर रही हूँ, आपने मेडिकेशन नहीं देनी है, तो सिर्फ हमें बता रखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, मेडिकेशंस होंगी और उसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होती जाएंगी, साथ साथ उसे थेरेपी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को ओवर जनरलाइज करके नहीं बता सकते। एक हमारा पॉइंट इसमें है पर्सनल सोशल सिचुएशंस। बेटा एक मिनट, मैं पानी फिर दे। देखो पर्सनल सोशल सिचुएशंस में हम बात करते हैं कि ये बहुत सारी सिचुएशंस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ये बहुत इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है बहुत सारी सिचुएशंस में। एंगर जैसी प्रॉब्लम में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत काम करती है, एंजाइटी में ये बहुत काम करती है। ये बच्चों को
बच्चों की बात कहूं या इंडिविजुअल की बात करूं, ये सेल्फ वर्थ, मेरी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है CBT, जब हम उसको इनसाइड डेवलप करते हैं। ये जो हमारी फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंगर, एम्बैरेसमेंट सिचुएशंस होती हैं, उनको पास्ट सोशल सिचुएशन से रिलेट करके हमारी ओवरकम कर, जब इनसाइट डेवलप हो जाती है तो वो सिचुएशंस में परफेक्टली बिहेव करते हैं सोशल सिचुएशंस में। क्यों? इसीलिए बोलती हूँ बच्चों में इनसाइट डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हायरार्कियल सिचुएशन, रिपीटिशंस, सिस्टमैटिक करो सब चीजों को, और उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हमेशा कॉग्निटिव बिहेवियरल एड्रेस करती। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक बार आपने बच्चे को किसी के सामने नीचा दिखा दिया, वो बच्चा उन रिलेशनशिप्स को डील ही नहीं कर पाएगा। अपने फियर, अपने फोबियाज को ओवरकम करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हायरार्कियल रिपीटिशंस को रोजमर्रा की जिंदगी में लेके आएंगे, डे टू डे लाइफ में, तभी इन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाएंगे। आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो, होता है बहुत सारी सिचुएशंस में, तो आप म्यूजिक सुनो, रिलैक्स हो जाओ, आप एक्सरसाइज कर लो। आजकल तो जुम्बा और पता नहीं क्या क्या है, मेडिटेशन करो, आर्ट करो। कौन सी आर्ट? मंडाला आर्ट जो है, इतनी हेल्प करती है आपको। इवन कभी आपका मन ना कर रहा हो कोई काम करने को, मैंने तो इतनी शीट्स अपनी से कंप्यूटर से लेके निकाल के प्रिंट रखे हुए हैं। जब कभी बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, मंडाला आर्ट करो, बिल्कुल खो जाते हो। माइंडफुलनेस जो आपकी है, आपका स्ट्रेस बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। करो काम, सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर बात करो। कहाँ है, कैसे मैं बेटर कर सकती हूँ, मेरी इरेशनल जो असम्पशंस हैं उनको मैं रैशनल कैसे बना सकती हूँ, कैसे फैसिलिटेट कर सकती हूँ, और कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, मंडाला आर्ट के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी वो पर्सनली वो बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा। कुछ नहीं करना, ये आर्ट थेरेपी में मंडाला आर्ट कराई जाती है आपको। वैसे तो आर्ट थेरेपी में बहुत सारा कुछ है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट ले रही हूँ मंडाला आर्ट का, जिसमें हम स्मॉल 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 सा एक फ्लावर बना हुआ है, उसको फिल करना। जब आप फिल करने लगते हो उसको, तो इतना माइंडफुलनेस एक्टिविटी होती है वो, कि आप खुद खो जाते हो, सब आसपास से सबसे दूर उसी में आ गए। इवन हम तो क्लास में बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि माइंडफुलनेस एक्टिविटी करानी है, मंडाला आर्ट दो। हर बार मंडाला नहीं दे सकते, चलो उसको कह दो कि आपको टीयरिंग पेस्टिंग करनी है, पेपर फाड़ते जाओ, चिपकाते जाओ। वो उस काटने चिपकाने में ही इतना बिजी हो जाएगा कि उसकी थेरेपी हो जाती है यहीं पर ही। ये थेरेपी है। आप मंडाला डालो और मंडाला आर्ट की इतनी सारी शीट्स आपके पास आ जाएंगी, और आप करके देखना उसको। कलर्ड पेन यूज करो, चाहे सेम पेन यूज करो, आपकी क्रिएटिविटी देखना उसमें। यस मैम, गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत अवेलेबल है, प्रिंट निकालो, जितने कलर पेन ले सकते हो कलर पेन लो, यूज करो। नहीं ले सकते तो हाँ जी, वेयर इज अटेंडेंस लिंक टुडे भाई? ये तो विजन मैम से मांगना पड़ेगा, मैं मैसेज कर देती हूँ उनको। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। 2 मिनट का ब्रेक। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक से। ये डोनाल्ड मैकबम ने दिया है हमें सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इसमें हम सेल्फ टॉक में एंगेज करते हैं, नेचर ऑफ आवर सेल्फ टॉक।
ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जितने भी फॉल्टी और इरेशनल हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी एंजाइटी बनाते हैं, हमारे इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग ले लेते हैं, मतलब अपनी स्टेटमेंट्स को, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव है चाहे नेगेटिव है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं, तो हम बहुत एडेप्टिव हो जाते हैं। सेल्फ टॉक रिप्लेस करता है हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्दी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बनाने के लिए, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आएंगी तो ये रिड्यूस करेगा हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी। इसके लिए बहुत जरूरी है हम सबसे पहले उसे में अवेयरनेस क्रिएट करें। अवेयरनेस आ जाएगी, सेल्फ टॉक करेगा तो नेगेटिव थॉट्स को हम रिड्यूस करते चले जाएंगे। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग हेल्प करती है हमें जो हमारे अनहेल्दी एंजाइटी, फियर, एडिक्शन, ओसीडी, बहुत सारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी हैं, बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उन हेल्दी हैबिट्स को हम रिड्यूस करके सेल्फ पॉजिटिव हैबिट्स के साथ उनको खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक बच्चा जो हमेशा बर्गर, पिज्जा खाने के लिए, जंक फूड खाने के लिए रेडी है, फ्रीक्वेंटली वो ये सब लेता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग उसको हेल्प करती है अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए। इंटरनल वर्बलाइजेशन, अपने से बात करो कितना ठीक है, मेरी टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग जो है कितनी ठीक है मेरे साथ, करनी चाहिए मुझे टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग, मुझे हेल्प करेगी या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सेल्फ अवेयरनेस इन सब चीजों से हमें बचा सकती है। सेकंड है मेरी स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक, ये भी मैकबल ने दी है हमें, और इसमें हम क्या करते हैं, हम इंटरवेंशन के थ्रू रीस्ट्रक्चर करते हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर। जो मेरा इरेशनल थॉट है या गलत थॉट है, उसको मैं रीस्ट्रक्चर करके रिप्लेस करती चली जाती हूँ न्यू थॉट के साथ। न्यू स्किल एक्विजिशन कराती हूँ और धीरे धीरे एप्लीकेशन की तरफ ले जाती हूँ, समझाती रही, बताती रही और बाद में अब इम्प्लीमेंट भी करते चले जाओ। सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो मेंटेन करती है हमारे सेल्फ मोटिवेशन को और पर्सनल गोल्स को। हाँ जी, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक हमारे एंगर को कंट्रोल करती है। मैं अपने को कैसे कंट्रोल करता हूं, जब मैंने ये सीख लिया, मैं अपनी बहुत सारे अनडिजायर्ड बिहेवियर को मैनेज कर सकता हूं। स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट, पनिशर्स, ये सारी चीजें मेरे बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं। 3 स्ट्रेटजीज की इसके अंदर बात करती हूँ सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी, बिहेवियरल स्ट्रेटजी और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम उन लोगों का ग्रुप ही छोड़ देते हैं जिनके साथ हमें प्रॉब्लम होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स स्मोक करते थे, मैंने वो ग्रुप ही छोड़ दिया। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज मैनेज करने के लिए सिचुएशंस को अवॉइड करने लगेंगे, उन प्रैक्टिसेस को चेंज करना शुरू कर देंगे जो प्रैक्टिस मेरे लिए प्रॉब्लम करती है। बिहेवियरल सेटिंग्स में जो मेरे लिए मेरे गोल्स हैं
उन गोल्स के लिए रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स, डिजायर्ड बिहेवियर बार बार देती जाऊंगी। अनडिजायर्ड बिहेवियर को इरेडिकेट करती चली जाऊंगी, एलिमिनेट करती जाऊंगी अनडिजायर्ड बिहेवियर। ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बिहेवियर्स को जो मेरे लिए अच्छे हैं उनको रीइंफोर्सर के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू एनहांस कर रही हूँ। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में सेल्फ इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी हैं, सेल्फ प्रेज बहुत जरूरी है, और इमेजिन वन सेल्फ सक्सेसफुली, मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स, सेल्फ रिवॉर्ड, सेल्फ प्रेज, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है, जो मेरी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के थ्रू मेरी इनसाइट डेवलप करके मेरे थॉट्स और बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हमारी हैं, ये मेडिकल, ठीक है, डायबिटीज है, ऐसी चीजों में तो हेल्प करती हैं, बहुत सारे एडिक्शन में भी हेल्प करती हैं। एडिक्शंस में कौन सी हुई, हमारे को स्मोकिंग का एडिक्शन है, गैम्बलिंग का है, ईटिंग डिसऑर्डर है, अल्कोहल है। ऑक्यूपेशनल जैसे स्टडी हैबिट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जॉब प्रोडक्टिविटी, इसमें भी सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प करता है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें बताता है चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। छोटा सा टॉपिक और है, खत्म करके ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम लाइफ स्किल्स में भी एंटर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, रोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सभी को आ रही है। वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, वर्क, लाइफ सिचुएशंस, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। और हम सोचते हैं हमारी ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, हम जल्दी से अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अटेंडेंस लिंक आ गया है, मैं आपको भेज देती हूँ 2 मिनट में। लीजिए, मैंने सेंड कर दिया है, प्लीज फिल कर लीजिए। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं तो यहाँ 2 फेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम डिफाइन करने की है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। सेकेंड फेज में हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन कैसे लें। तो डिफाइन करने में, जैसे मैं अभी एक कोई पूछ रहा था और मैं एग्जांपल दे रही थी, हम एक पेपर पे लिख सकते हैं, बी स्पेसिफिक, बी ब्रीफ, मेरी प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट द प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बहुत सारे सॉल्यूशंस को अपने पास रख के रखिए और डिसाइड ऑन द बेस्ट सॉल्यूशन। ये आपकी चॉइस है, कैसे करते हो। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड फेज की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेज, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखी, एनालाइज किया सिचुएशन का, मेरा कौन सा गोल अचीव होता है, क्या नहीं होता, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया, डिसीजन लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया वेरिफिकेशन के साथ। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सारे बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, जिनके पेरेंट्स उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में लगे रहते हैं। उनको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देते कि वो लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढें, खुद करें, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें। पेरेंट्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम है, अरे मैम नहीं, हम बता देंगे, बहुत छोटे हैं ये अभी,
नहीं, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी उनको खुद डिसीजंस लेने दीजिए। अपने उनके डिसीजन, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, हमेशा हेल्प करेगी बच्चों को बड़े बड़े डिसीजंस लेने में। और हर समय पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, इसलिए हमेशा सबको सजेस्ट करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो कैसे अपने डिसीजंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक हमारी ये यूनिट खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। 2 क्लासेस हैं अभी। होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी मैम, कोई डाउट, कोई अभी तक क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता दीजिए फिर से। अच्छा, बता दीजिए। सिर्फ इससे हम 2 फेज की बात की थी। फर्स्ट फेज जिसमें हम प्रॉब्लम को, कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, कैसे डील करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट फेज ये होता है। तो इस प्रॉब्लम जो फर्स्ट फेज है, इसमें हम प्रॉब्लम को पेपर पे लिख सकते हैं या अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम है क्या, हम इसके साथ हमारी कौन सी फीलिंग्स और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। डिफरेंट जो प्रॉब्लम है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखकर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स को, कि कहाँ किस प्रॉब्लम्स, किस प्लान से हमें ज्यादा फायदा होने वाला है, और हम बेस्ट सॉल्यूशन को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेज आता है, फर्स्ट फेज में तो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मुझे इसके कौन से बेस्ट सॉल्यूशन पर जाना है। तो बेस्ट सॉल्यूशन पर जाने के लिए भी सबसे पहले मेरे लिए जरूरी होगा कि जो मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लिखा है उसे एनालिसिस करें। मेरा गोल सेटिंग होती है, गोल अचीव होता है, उससे नहीं होता। जितने ऑल्टरनेटिव्स थे, उन ऑल्टरनेटिव्स पर एक एक करके मैं स्टेप ले सकती हूँ और फाइनली डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। जब मेरा डिसीजन हो गया तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगी। फर्स्ट डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, एनालाइज करना है, और फिर उसके बाद जो बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव था उसको अल्टरनेट डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। एक इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। बच्चों को स्पेसिफिकली बताते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सॉल्व करने के लिए डिफरेंट पजल्स दे दो, डिफरेंट पजल्स दो उन लोगों को। सुडोकू दो, आप उनको स्क्रैबल्स दो, उनको ये सारी एक्टिविटीज कराओ। स्मॉल प्रॉब्लम, उन्हें खुद डिसीजंस लेने दो कि मेरे लिए कौन सी चीज कब कहाँ ठीक है। हम हर एक चीज में उनको अपना सॉल्यूशन फोर्सफुली थोपते हैं, वो ठीक नहीं है। चलिए, यहाँ तक आज सेकेंड यूनिट ये पूरा खत्म हो गया। हाँ जी मैम, हम केस स्टडीज कहाँ अचीव कर सकते हैं साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी की केस स्टडी गूगल पर केस स्टडी डालिए और आपको खूब सारी केस स्टडीज मिलेंगी। ओके बहुत सारी केस स्टडीज मिलती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया पे बहुत मिलेंगी, डिसऑर्डर्स पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। डिस्प्रैक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें चारों की बात करते हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ये चारों डिसेबिलिटीज आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। इन पर केस स्टडीज बहुत है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, यही सभा समाप्त करें। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्लीज fill your attendance. Done, ma'am. Okay जी, thank you.